हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस हमारी पीटी 365 विजन की पॉलिटी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो न्यूज़ हमने स्टार्ट करना है, 6th चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड द बिल। और इसका जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली क्या पार्लियामेंट ने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इनेक्ट किया। आपको पता है इससे पहले क्या था, आरटी एक्ट 2005 का था, ठीक है। उसमें अभी क्या किया, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, आरटी एक्ट 2005 के अंदर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी उनका फिक्स टर्म होता था, वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट से क्या हो गया, जो इनका फिक्स टर्म था उसके प्रोविजन को रिमूव कर दिया और ये बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब वो क्या करेगी, वो खुद सीआईसी और आईसीस के टर्म क्या रहेगा उनको नोटिफाई करेगी, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। इसके अलावा जो डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी आर्टिकल 2005 के अंदर क्या होता था, सीआईसी की जो सैलरी होती थी वो किसके इक्वल होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी। और जो आईसी की जो सैलरी होती थी वो किसके इक्वल होती थी, इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। लेकिन इस प्रोविजन से क्या किया, अमेंडमेंट से क्या कर दिया कि इनकी जो सैलरी की जो बोला था कि इक्वलेंट होगी, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होगी कि वो डिटरमाइन करेगी सैलरीज, अलाउंसेस या और जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सर्विसेज के वो कौन कौन डिटरमाइन करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, जो भी सीआईसी और आईसी है। फाइन, एज पर द आर्टिकल 2005 जो सैलरी होती थी सीआईसी एंड आईसी विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली स्टेट लेवल पे जो सीआईसी और आईसी होती थी उनके भी जो सैलरी होती थी वो इक्विवेलेंट होती थी किसके, इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस अमेंडमेंट से क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया that it can determine the salaries, allowances and other terms and conditions of service of the central and the state CIC and FL। इसके अलावा हमने क्या कर दिया, देखो गाइस जो सीआईसी हैं या सीआईसी हैं, जो आईसी हैं, वो पहले कुछ और कहीं जगह पे जॉब करते होंगे तो उनको कुछ मिलता था, पेंशन्स मिलता था या फिर उनको कुछ रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते थे। अब क्योंकि वो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते थे तो इसकी वजह से क्या होता था, उनके जो सीआईसी और आईसी की जो उनको सैलरी दी जाती थी उसमें सैलरी कुछ डिडक्ट किया जाता था। फाइन, क्योंकि उनको ऑलरेडी और बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, तो इसलिए क्या मिलता था, उनकी जो सैलरी में से कुछ डिडक्ट किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया, उनका जो प्रोविजन था रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी इसको रिमूव कर दिया। जो सीआईसी आईसी स्टेट सीआईसी स्टेट आईसी के जो सैलरीज में से पैसा डिडक्ट होता था बिकॉज वो पेंशन ले रहे हैं, कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो इंजॉय कर रहे हैं, अब उसके प्रोविजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फाइन, नेक्स्ट है अबाउट आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। अब हमें आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 2005 में है क्या, क्योंकि अभी हमने क्या किया, आरटीआई एक्ट को ही तो अमेंड किया ना। देखो भाई, आरटीआई एक्ट आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। आर्टिकल 2005 को हमने पास करके हमारा मेन एम था कि हम जो अपनी गवर्नमेंट को है और ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बना सके, मतलब कि वो सिटीजन्स को जवाबदेही दे सके, ठीक है। और हम सिटीजन्स को एम्पावर कर सकें कि उनके पास पावर है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से तो आप ले सकते हैं। राइट, अगर आपको लगता है कि को कहाँ पे कुछ हो रहा है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं गवर्नमेंट से। फाइन, ये आपको मतलब कि एक तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किस तरह से आप अगर कुछ सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन के लिए मना कर देते हैं तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया कि आपको आपकी जो भी दुख दर्द है उनको रिड्रेस करेगा। जो आरटी एप्लीकेंट है उनको कोई भी रीज़न नहीं देना पड़ता फॉर सेकिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि अगर सपोज करो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आरटी फाइल करूँगी, फाइन, तो मैं आरटी एप्लीकेंट हुई क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। फाइन, तो मुझे ऐसा रीज़न नहीं देना पड़ेगा कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, आई हैड टू स्टेट नो रीज़न, मुझे रीज़न नहीं बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैंडेटरी की हुई है कि अगर सपोज करो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको पता चल गया कि वैशाली मित्तल को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मेरी प्राइवेसी को या वो मेरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फाइन, पब्लिक अथॉरिटीज मैंडेटेड टू प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटीज को डिस्क्लोज नहीं करनी होगी लाइक फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइन, मतलब कि इसमें ये बताया है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो रिलेटेड टू फंक्शन स्ट्रक्चर वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी। फिर एक्ट के अंडर सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर ही बोला है पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन सी अथॉरिटी इंक्लूड है वो आपको पता नहीं चाहिए। एनी अथॉरिटी और एनी बॉडी और एनी इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट का है, एस्टेब्लिश किया गया या कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर उसे एस्टेब्लिश किया गया
या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया, या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी नोटिफिकेशन को इशू करके अगर वो अथॉरिटी या वो बॉडी को सेटअप किया गया तो वो उसी सभी तरह के वो जो ऑफिस हैं वो पब्लिक अथॉरिटी में कवर होंगे। ठीक है, अब अथॉरिटीज को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे उनके लिए क्या किया जाएगा, पब्लिक अथॉरिटीज क्या करेंगी, किसी ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करेंगे इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज द PIO। मेरी बात आपको समझ में आ गई, मतलब कि मुझे अब क्या चाहिए, मैंने फाइल कर दिया कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस इन्फॉर्मेशन अब मुझे वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसको क्या आएगा, वो पब्लिक अथॉरिटीज खुद डेजिग्नेट करेंगी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एज अ PIO, दैट इज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, मतलब कि ये बंदा मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो PIOs हैं उनको क्या करना पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन को विद इन 30 डेज मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड और 48 आवर्स इफ इन्फॉर्मेशन सी कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, मतलब कि विद इन 30 डेज मुझे उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें किसी लाइफ और लिबर्टी इंक्लूड है पर्सन की, तो वो इन्फॉर्मेशन को मुझे विद इन 48 आवर्स मुझे देना पड़ेगा। अपील मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज नहीं मिली या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो जिसने RTI फाइल की हुई है उसके पास वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी। मतलब कि इस PIO को डिज़ाइन किया गया था मेरे लिए कि आप इसको इन्फॉर्मेशन दोगे, लेकिन उसने मुझे स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दी, तो अब मेरे पास पावर है कि मैं अपील फाइल करूंगी इसके अगेंस्ट में। फर्स्ट अपील अथॉरिटी क्या है, पहली अपील में क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएगी, जो पहला अपीलेट अथॉरिटी होगी वो क्या आएगा, एक ऑफिसर सीनियर होगा इन द रैंक टू द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। फाइनल अपीलेट अथॉरिटी क्या होगा, सेंट्रल या स्टेट का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा। फाइन, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ भी थी जो कि न्यूज़ में थी, जरा हम देख लेते हैं। रिसेंटली क्या जो पार्लियामेंट की कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की जो वर्किंग है उनको रिव्यू करेगी। देखो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फाइन, RTI एक्ट के अंदर ये फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होती है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, लाइक ये किसी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स पे पेनल्टी इम्पोज कर सकती है या फिर अपने आप क्या कर सकती है, किसी के अगेंस्ट इंक्वायरी को इनिशिएट करती है, बिकॉज इनके पास जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट तक की पावर होती है। फाइन, इसके अलावा जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होती है उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को सबमिट करनी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यू शुड नो कि कौन सा कमीशन किसको रिपोर्ट सबमिट करता है। सो CIC जो अपनी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को सबमिट करती है, ना कि प्रेसिडेंट को या ना ही किसी कैबिनेट को। फाइन, सो यू शुड नो दैट ये सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट होता है पार्लियामेंट। उसी तरह जो स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर को करते हैं थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव। किसके थ्रू करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं करते, ये जो सबमिट करते हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे वो सर्विसेज डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, मतलब कि रिपोर्ट को सबमिट पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे। फाइन, हाईवर जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको रेयरली ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पर डिस्कस किया जाता है, या इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयरली उठाए जाते हैं ओवर द एफिकेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन लॉ। फाइन, कुछ और न्यूज़ है जरा हम देख लेते हैं। इसके अलावा पहली बार ऐसा है कि इस बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको डायरेक्टली कौन करे, मॉनिटर करिए किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, सो दैट हम इसकी फंक्शनिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, वो क्या करेगी, CIC और SIC की जो वर्किंग है उसको रिव्यू करेगी। और हमने ये पढ़ा कि एनुअल रिपोर्ट से सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, लेकिन बहुत ही रेयरली होता है कि इनके मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार इनकी वर्किंग को रिव्यू किया जा रहा है बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। फाइन, इसके अलावा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में आपको कुछ और पता होना चाहिए। इस कमीशन की कंपोजिशन पता होना चाहिए। इसके अंदर एक CIC होता है और लेस देन 10 इन्फॉर्मेशन कमीशन, मतलब कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट किया जाता है। अब उस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उस कमेटी में जो मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर को प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करते हैं। फाइन, सो इसमें जो मेंबर्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको लिख देती हूँ, CIC होता है प्लस इक्वल टू और लेस देन 10 ICs होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फाइन, किसकी रिकमेंडेशन पे, कमेटी जिसमें PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है,
ठीक है। और कौन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फाइन, जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, फाइन। इसके अलावा इनमें जो पर्सन होते हैं, जो आप CIC है जिसको आप IC अपॉइंट करोगे, उनको मतलब कि पब्लिक लाइफ की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन वो है। तो मतलब कि ये एक तरह का एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इन फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइन। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकती या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दे शुड नाइदर बी MLA और MP ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी, और ना ही इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हो, ये ना ही वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो। मतलब मेरी बात आपको समझ आएगी, ये बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, फाइन। एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबल नहीं होते, फाइन। सो यू शुड नो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हम न्यूज पढ़ते हैं, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अभी क्या जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिप्लेस किया, इससे पहले जो 1986 का एक्ट था उसको रिप्लेस करके और फाइन इसको फोर्स में लिया गया, फाइन। अब देख सकते हैं क्या प्रोविजंस है अंडर द 2019 एक्ट, जो 2019 का जो एक्ट है दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर क्या मेजर प्रोविजंस है हम जरा ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम क्या कर सके, कंज्यूमर्स के राइट को प्रमोट कर सके, उनके प्रोटेक्ट कर सके और उनको एनफोर्स कर सके। जो असिस्टेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करेंगे, कुछ केसेस को देखेंगे और अपनी रिपोर्ट इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, फाइन। अब आपको समझ में आ गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को क्रिएट करेंगे, नाम से समझ में आ रहा, ये क्या करेगी, कंज्यूमर के राइट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और इनको असिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जो डिफरेंट केसेस को देखेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के। अब इसके पास क्या पावर है, इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास क्या पावर है। सबसे पहले क्या करेगी, अगर किसी भी कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है उनमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी, या फिर कोई इंस्टीट्यूट कंप्लेंट है उन सबके केसेस में क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके अलावा अगर उनको ऐसा लगता है कोई गुड्स अनसेफ नहीं है या कुछ सबसे सेफ नहीं है, तो उनको वो वापस बुलाने का ऑर्डर रखते हैं, ठीक है। लाइक हम राइट टू रिकॉल पढ़ते हैं, उसी तरह क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में पेनिट्रेट हो चुका है और अब उनको लग रहा है वो सेफ नहीं है, तो उनके पास पावर है कि उसकी सप्लाई को बंद करना या फिर जो मार्केट में पहुंच चुका है उनको वापस लेके आने का, फाइन। इसके अलावा क्या करती है, कुछ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनको डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर रखती है। इसके अलावा ये पेनल्टीज इम्पोज कर सकती हैं किस पे, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उनके मैन्युफैक्चरर्स पे, उनके पब्लिशर्स पे, उनके एंडोर्सर्स पे, उनको क्या करेगी, उन पे पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। इनका ये सुओ मोटो केस फाइल, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, खुद से केस फाइल करना। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब इसके पास पावर है कि वो खुद केस को फाइल कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर। उनको क्या लगता है कि इन कस्टमर के साथ गलत हुआ तो वो अपने आप क्या कर सकती है, केसेस को फाइल कर सकती है और अपने आप ही क्या है, उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है उनको इनिशिएट कर सकती है। क्लास एक्शन क्या होता है, एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव एक्शन होता है जिसका एम यही है कि वो जो मतलब जो वो प्रॉब्लम हुई है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हुई है, तो उनके अगेंस्ट क्या वो प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है, ब्रिंग द क्लेम टू द कोर्ट। ये जो फाइल जनरली कब होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल हैव सफर्ड द सेम और द सिमिलर। ये कब किया जाता है, क्लास सूट या फिर क्लास एक्शन, ये कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा जो मात्रा में जो लोग हैं उन सबके साथ सेम हुआ हो, फाइन। तो तब ये क्या है, ये सुओ मोटो केसेस फाइल कर सकती है, फाइन। इसके अलावा किस तरह से हम कंज्यूमर डिस्प्यूट जो होते हैं उनकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो न्याय वाली जो एजुकेशन प्रोसेस है, उनको आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनको पावर दे दिए कि वो अपने ऑर्डर्स को खुद रिव्यू कर सकते हैं, फाइन। इसके अलावा कंज्यूमर कमीशंस को पावर दी है कि वो अपने ऑर्डर्स को एनफोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया, जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको कंसीडर किया जाएगा अगर उनकी जो क्वेश्चन को नोट डिसाइड किया गया विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्यूजेस, फाइन। इसके अलावा आप इजीली आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कमीशंस पर अप्रोच कर सकते हो, कैसे, थ्रू फाइलिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब जहां आप रह रहे हो वहीं से आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो कंप्लेंट, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फाइल कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप हियरिंग्स में क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियर कर सकते हो, फाइन। इसके अलावा एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है, जो कंप्लेंट होगी उसको जो कंज्यूमर कमीशन फॉर मीडिएशन के द्वारा रेफर किया जाएगी, वेर अब जो पहले क्या था, सेटलमेंट एग्जिस्ट करती थी एंड पार्टीज एग्री करती थी। एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट। यस, पहले क्या होता था,
इसमें क्या होगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर आपको पता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन। तो इसमें क्या होगा, जो भी कंज्यूमर कमीशन है वो कंप्लेंट को रेफर करेगा कि सो दैट हम उसको किसी और तरह से क्या करें, मीडिएशन के थ्रू क्या करें, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर ले, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्दी इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर सकते हैं और पार्टीज एग्री कर सकते हैं। जो मीडिएशन होगा मतलब कि जहाँ पे डिस्प्यूट्स को आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटल डाउन करेगा, वो कहाँ होंगे, मीडिएशन सेल्स में किया जाएगा, जिसको एस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द एजेस ऑफ कंज्यूमर कमीशन। फिर इसके अलावा अगर मीडिएशन के थ्रू जो भी उन्होंने जजमेंट दे दी, उस सेटलमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। फाइन। अब हम जरा रिगार्डिंग कुछ ई कॉमर्स एंटिटीज के पे काम करते हैं। पहले हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 का और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा हम पढ़ लेते हैं। देखो, जो पहले रेगुलेटर था कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन अब क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को फॉर्म किया गया, जो कि इन सबको कंप्लेंट्स को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। कंज्यूमर कोर्ट दे देते हैं। पहले जो कंप्लेंट होती थी वो सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट में ही फाइल हो सकती थी, ठीक है, जबकि जो सेलर ऑफिस था वो लोकेटेड था, हाँ, जहाँ पे भी जो ऑफिस लोकेटेड है वहीं पे आप जाके क्या कर सकते थे, कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। लेकिन अब जो कंप्लेंट होगी वो कहीं से भी, आप अभी भी कंप्लेंट होगा कंज्यूमर कोर्ट में ही फाइल होगा, लेकिन जो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं से आप क्या कर सकते हो, मतलब कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फाइन। प्रोडक्ट लिएबिलिटी क्या है, कोई प्रोविजन नहीं था पहले। कंज्यूमर क्या कर सकता था, सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता था, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता था। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कंज्यूमर को अगर हार्म पहुंची है, हानि पहुंची है, तो कंज्यूमर कंपनसेशन ले सकता है। फाइन। पहले कोई कंपनसेशन का प्रोविजन नहीं था। जुरिस्डिक्शन क्या, डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक के अगर इसके बाद कोई घोटाला हो तो वो सुन सकते हैं। स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस सुन सकते हो, नेशनल लेवल पे अब 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, इनको बढ़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट में आप 1 करोड़ तक के केसेस को आप सुन सकते हो, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ऊपर। ई कॉमर्स में क्या था, पहले ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन था, लेकिन अभी क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सभी रूल्स को ई कॉमर्स पे भी एक्सटेंड कर दिया। पहले कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं था मीडिएशन, मतलब कि पहले कोई भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मेथड नहीं था कंज्यूमर एक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, कोर्ट क्या कर सकता है, सेटल कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट को, किसके थ्रू, मीडिएशन के थ्रू। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी न्यू एक्ट है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है। इसमें 6 कंज्यूमर राइट्स हैं जो इनको प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले राइट टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब कि हमें क्या करना है, वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फाइन। मतलब अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को हजार्ड पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उन गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट रहना, ये आपका राइट है। इसके अलावा आप किसी भी गुड्स की या फिर सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्या उसकी पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सब आप पूछने का राइट रखते हैं। फाइन। सो आपको इस इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल राइट है। अगर आप उस गुड को परचेज कर रहे हैं और अगर आप पूछ रहे हैं, देन इट्स योर राइट। फाइन। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट। इसके अलावा क्या है, राइट टू बी एश्योर्ड। एश्योर्ड मतलब कि जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आप एश्योरेंस रहते हैं ना कि यार यहाँ से मुझे 10 रुपये का मिल रहा है, वहाँ से मुझे 15 रुपये का मिल रहा है, तो ये आपका राइट है कि आपको, और आपको जहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। राइट टू बी हर्ड, मतलब कि अगर आपके कंज्यूमर के एक इंटरेस्ट है, फाइन, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, देन यू हैव अ राइट कि आप क्या कर सकते हो, the right to be heard and to be assured that the consumer's interest will receive due consideration at appropriate forum. Fine. Right to seek redress है, अगर आपके साथ वही अगेन, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, ग्रीवेंस हुआ है, तो आपके पास राइट है कि आप उसको रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर आपके किसी ने एक्सप्लॉइट किया है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। इसके अलावा राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, आप किसी भी प्रोडक्ट के अवेयरनेस में आपका राइट है। फाइन। ये कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी है। अब हम जरा ई कॉमर्स एंटिटीज़ की बात करते हैं। देखो, अभी क्या ई कॉमर्स एंटिटीज़ को है, उनको मतलब कि दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिडर्सल। मतलब कि जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ होगी, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो उनको आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप रिटर्न, अगर आप देखते हो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो लिखते हैं कि रिटर्न विद इन द 7 days और रिटर्न विद इन द 10 days, ठीक है। रिफंड अगर आएगा तो विद इन 48 hours, रिटर्न विद इन द रिफंड आएगा विद इन 72 hours। ये सबको क्या करते हैं, बिकॉज
उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सो दे हैव रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, जैसे आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर देते हो, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट मेथड, चार्ज बैक ऑप्शन, ये सब उनको प्रोवाइड करनी होगी। सब प्रोवाइड है, इंक्लूडिंग कुछ प्रोडक्ट्स को उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताना जाएगा, जो नेसेसरी है सो दैट जो कंज्यूमर है वो अपने आप डिसीजन ले सके कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फाइन, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, will have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within the 48 hours। मतलब कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है उसके जो उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन 48 आवर्स उनको उस मतलब कि जैसे मैंने कंप्लेंट सपोज करो मुझे अमेजन से कोई कंप्लेंट है, मैंने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई, तो उसको 48 आवर्स के विद इन मुझे वो जो कंप्लेंट है उसकी रसीद देनी पड़ेगी। फाइन, कंप्लेंट की भी रसीद होती है वो उनको मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। और मेरी कंप्लेंट को विद इन 1 मंथ उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट अंडर दिस एक्ट। मतलब कि अगर आज तारीख क्या है, 23 तारीख को अगर मैंने अपनी कंप्लेंट रखी है तो उसको मुझे 2 दिन में क्या करना है, 25 तारीख तक मुझे उसने मेरे को कंप्लेंट रिसीव देनी है और विद इन 23 अप्रैल तक उसको मेरी जो कंप्लेंट है उसको क्या करना है, क्लियर करना है। फॉर दिस पर्पस वो एक ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। इसके बाद जो सेलर्स हैं वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, लाइक किसी ने माल बेचा, मैंने किसी दुकान से खरीदा, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि वो अपने गुड्स को वापस नहीं लगेंगे या फिर रिफंड नहीं देंगे। फाइन, सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज और रिफ्यूज रिफंड। कब, अगर ऐसे जो गुड्स और सर्विसेज अगर डिफेक्टिव हैं, डेफिशिएंट है या लेट डिलीवर हुए हैं, और या फिर जो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उसके अकॉर्डिंग अगर वो गुड मेरे पास नहीं आया तो मुझे उनको वो वापस लेना ही लेना पड़ेगा और वो रिफंड को मेरे को मना नहीं कर सकते। फाइन, ये रूल्स प्रोहिबिट करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज को कि ताकि वो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को मैनिपुलेट ना कर सकें और अननेसेसरी वो बेनिफिट्स ना ले सकें। फाइन, इस जो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, इस कंसेप्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, देखो अभी क्या, अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है, उसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को ऐड किया गया। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सर्विस से अगर आपको कुछ हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचती है, तो आपको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पर्सन को। पहले 1986 का एक था उसमें प्रोविजन नहीं था। फाइन, अ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर टू द रिस्पॉन्सिबल टू कंपेंसेट फॉर इंजरी और डैमेज कोज बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी सर्विस। फाइन, तो इन सब में क्या है, आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी होगी। पनिशमेंट क्या है, इसके अंदर क्या है, अगर कोई ऐसा गुड बनाता है जो मतलब कि एडल्ट्रेंट जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर कोई डुप्लीकेट गुड बनाता है, उस मैन्युफैक्चरर को पनिशमेंट मिल सकती है। ये कोर्ट क्या कर सकती है, पहली कन्विक्शन में उस बंदे का जो वो मैन्युफैक्चर करे उसका लाइसेंस क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है 2 साल तक के पीरियड तक। अगर सेकंड दोबारा अगर वो ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस वो कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब पहली बार में वो सिर्फ 2 साल के लिए उसका लाइसेंस को क्या कर देगी, सस्पेंड कर देगी, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसके लाइसेंस को वो कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रोविजंस हैं, कोई भी फीस नहीं है फॉर फाइलिंग केसेस अप टू ₹5 लाख। लेकिन अगर आपके तरह कोई घोटाला हुआ 5 लाख तक का प्रोडक्ट था तो आपको केस फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा अमाउंट ड्यू टू द अनआइडेंटिफाइबल कंज्यूमर विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट कमीशन हैं वो क्या करेंगे, सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगी क्वार्टरली बेसिस पे, सो दैट वैकेंसीज के डिस्पोजल पेंडेंसी इन सब मैटर पे जो केसेस मतलब कि जो स्टेट में जितने भी कमीशन हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे हर एक मैटर पे कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितने केस पेंडिंग हैं या कितने केस हमने डिस्पोज कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को प्रोवाइड करता है जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है कंज्यूमर इश्यूज पे, जो किसके द्वारा हेड की जाएगी, काउंसिल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। फूड एंड पब्लिक मतलब कि ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा हेड किया जाएगा किसको, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। विद द इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो वाइस चेयरपर्सन होंगे, 34 अदर मेंबर्स होंगे डिफरेंट फील्ड से, ठीक है। इसके अंदर मिनिस्टर इंचार्ज होंगे कंज्यूमर अफेयर्स के फ्रॉम 2 स्टेट्स फ्रॉम ईस्ट रीजन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट रीजन। फाइन, तो गाइस आई होप आपको कुछ ही न्यूज़ समझ में आएगी। जरा हम इसका इन द बॉक्स देख लेते हैं क्या है रिलेटेड न्यूज़, और कुछ भी थी न्यूज़ जो इससे रिलेटेड थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020, इनको रूल्स को नोटिफाई किया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ, जो किसका पार्ट है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ही पार्ट है, सो दैट हम क्या कर सके, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको हो जाता है अकाउंटेबल बना सके, सो दैट वो अपना जो बिजनेस है हो जाता है ट्रांसपेरेंट बना के रखे। ठीक है, इन रूल्स के क्या हाईलाइट है हम ये देख लेते हैं। ये जो रूल्स है सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पे क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। फाइन, जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड है या अब्रॉड में, मतलब कि अगर आप अमेजोन के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप सब उन रिटेलर्स के ऊपर ये सब रूल्स लागू होंगे जो गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करें इंडियन कंज्यूमर। इवन कि अगर कुछ अब्रॉड की कंपनीज भी अमेजोन पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन्स को गुड्स ऑफर कर रही है, इंडिया में वो गुड्स ऑफर कर रहे हैं, तो वो रूल्स उन पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, ये सभी गुड्स को कवर करती है जो भी ऑनलाइन सेल होते हैं थ्रू द मार्केट प्लेस, या वो मार्केट मॉडल में हो या फिर इन्वेंट्री मॉडल्स में हो। ठीक है, मार्केट प्लेस मॉडल में आपको पता है जो थर्ड पार्टी जो होते हैं वो क्या करती है, सेलर को लिस्ट किया जाता है और आपको गुड्स बेचती है। ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म स्टॉक करता है गुड्स को और ऑनलाइन सेलर, मतलब जो अमेजोन है वो मार्केट प्लेस मॉडल है। मतलब ये कह रहा है जैसे आपका जोमेटो में क्या है, जोमेटो अपना खाना खुद थोड़ा बनाता है। जोमेटो क्या करता है, आपने ऑर्डर किया, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से क्या करेगा, आपके थ्रू डिलीवर कर देगा। ठीक है, अमेजोन भी वैसे ही काम करता है, आपने ऑर्डर किया, वो पर्टिकुलर जो दुकान है उसके थ्रू आपको क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, ये होता है मार्केट प्लेस मॉडल, मतलब कि वो बस एक तरह का थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, जो आपको क्या करता है, आपके गुड्स आप तक पहुंचाता है। ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल में क्या है, जैसे ये जोमेटो अगर ये खाना खुद बनाता है, ठीक है, और आप इसको ऑर्डर करते हैं, वो खुद बना के आपको बेचता नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, आपके पास खुद स्टॉक होता है और आपको ऑनलाइन उसको बेचते हो। ठीक है, दैट इज, इसमें कोई मल्टीपल सेलर आपके नहीं होते। इसका एग्जांपल है जेबोंग आपको पता होगा, वेबसाइट आई थी पीछे। ठीक है, ई कॉमर्स एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उन गुड्स और सर्विसेज का कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, विच इज वेरी नेसेसरी सो दैट जो कंज्यूमर है अपने आप डिसीजन ले सके कि क्या मुझे इस कंट्री के प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिस्प्ले करना होगा, डिटेल्स अबाउट सेलर्स, फाइन, टोटल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ अदर चार्जेस एक्सपेक्टेड, ये सब उसको दिखाना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप कुछ ऑनलाइन अगर आप कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपने देखा होगा अमेजोन में लिखा होता है, सेलर का डिटेल्स भी लिखा होता है, उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल प्राइस क्या है, और ये भी लिखा होता है ब्रेकअप किस तरह से, कितना जीएसटी है, कितना डिलीवरी चार्जेस है, ये सब उसमें लिखा होगा, एक्सपायरी डेट है क्या, ये सब लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो वो क्या लगता है, एक्शन ले सकता है, ई कॉमर्स में, डायरेक्ट सेलिंग में, और एक पैनल एक्शन है उसके पास अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा जो भी बहुत ई रिटेलर्स और जो सेलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट कोई भी कंप्लेंट्स है उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने में। फाइन, इसके अलावा कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है जरा हम पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द एडवर्टाइजमेंट। फाइन, अभी के कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के अंदर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, उसको पावर दी है कि वो कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस को इशू कर सकती है, सो दैट हम अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको प्रिवेंट कर सके और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अंदर, इस गाइडलाइंस के अंदर सभी जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन वो सब कवर है, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट और मीडियम, मतलब कि हर एक जो इंडस्ट्रीज है वो इसके अंदर कवर है। गाइडलाइंस के डिस्क्लेमर, ये हमने पढ़ा था डेली करंट अफेयर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचना है, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दी और आपको लगता है कि कल को आपके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको मतलब डिस्क्लेमर एक इशू करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा कोई भी मूवी आती है, कोई भी सीरियल आता है तो वह डिस्क्लेमर होता है। ठीक है, इफ नॉट इजीली नोटिसेबल, लीजिबल, अंडरस्टैंडेबल टू एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। फाइन, फॉर एंडोर्सर, एक सेकेंड, जो एंडोर्सर्स के क्या गाइडलाइंस है, मतलब कि जो भी डिस्क्रिप्शन या जो क्लेम्स या जो कंपेरिजन किए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स में जो दिख रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली असर्टेन एंड दे आर कैपेबल ऑफ सब्सटेंशिएशन। फाइन, सरोगेट एडवर्टाइजिंग पे क्या गाइडलाइंस है, जो भी गुड्स और सर्विसेज जिनको एडवर्टाइज किया जा रहा है, इफ अदरवाइज प्रोहिबिटेड शैल नॉट सर्कमवेंट सच रेस्ट्रिक्शंस बाय एडवर्टाइजिंग अदर गुड्स और सर्विसेज और व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, सिंपल बात ये है कि इसमें अगर कोई गुड्स और सर्विसेज जिनके एडवर्टाइजिंग को प्रोहिबिट किया गया है वो नहीं एडवर्टाइज हो सकती, सच एज कुछ रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा। फ्री क्लेम, जैसे आपको पता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी गुड्स और सर्विसेज को फ्री क्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज अगर आप फ्री कर दोगे तो आप तो डोमेस्टिक जो कंपटीशन है उसको हर्ट करोगे ना, तो आप फ्री क्लेम नहीं कर सकते, बिना चार्ज के नहीं कर सकते या किसी सिमिलर टर्म। अगर कंज्यूमर को कुछ पे करना पड़े अदर देन कॉस्ट व्हाइल बाइंग द प्रोडक्ट। फाइन, ऑन बेट एडवर्टाइजमेंट, बेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट को कंज्यूमर्स को ये नहीं बोलना कि वो उस गुड्स या सर्विसेज को खरीदे विदाउट अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एडवर्टाइज गुड और सर्विसेज एट प्राइस ऑफ द। फाइन, तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि जो दोनों टॉपिक हमने पढ़े वो थोड़े लेंथी थे। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम जो अपना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय,
टाटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना।